बता दिया था कि दो रेशो गिवन है, उसमें डिफरेंस गिवन हो या एक वेरिएबल गिवन हो या उसका सम गिवन हो, तो आप कुछ भी सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो जैसे अब मैं बोलूँ, सपोज करो अगर तुमको तीन रेशो गिवन है, जैसे मैंने बोला A:B:C, और ये तुमको बोला कि 1:2:3 का रेशो है, और इसके आगे क्वेश्चन बोला द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 180। ठीक है, तो पूछेगा आपको सम ऑफ नंबर क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता है द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर नहीं होगा, मतलब स्क्वायर ऑफ सी एंड बी लगाते हैं, जैसे मतलब द स्क्वायर ऑफ बी एंड सी। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ बी एंड सी इज 180। तो बताना कि सम ऑफ नंबर क्या होगा। तो अब जैसे मैंने देखा ये 2 और 3 है। अब जनरली तो मैं क्या करता हूँ अभी तक जो मैं सॉल्व कर रहा था पीछे रेशो में, मैं क्या करता हूँ, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो गया। तो मैंने सोचा कि 4 में से 9 माइनस करूंगा, मतलब 9 में से 4 बात कुछ भी कर लो, तो मैंने बोला कि 5 पार्ट का वैल्यू 180 आ जाएगा, है ना, और 1 पार्ट का वैल्यू जो है 36 आ जाएगा। तो ये इस तरह से नहीं होता है क्वेश्चन ना सॉरी, ये बाकी क्वेश्चन से इसलिए अलग है कि इसमें जब भी स्क्वायर या क्यूब की बात करेगा ना, तो आपको ना वहाँ वेरिएबल का यूज करना ही पड़ेगा। तो वहां पर आप क्या करोगे, जैसे अगर आपको 1:2:3 का रेशो दिया हुआ है, तो आपको ना इनको 2x:3x लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ना इन दोनों का स्क्वायर करोगे और उसको इक्वल टू 180 के बराबर रखोगे। इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 4x², 9x² इज इक्वल टू 180। तो x² वुड बी इक्वल टू 180/9। और ऐसा मत समझना कि यहाँ पर माइनस में आएगा, डिफरेंस का मतलब ये होता है बड़े में से छोटा अगर आप माइनस करते हो तो आपका जो है वो वैल्यू आता है। तो 5 में से अगर आप 4 माइनस करोगे, 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5x², और 180 को डिवाइडेड बाई 5 अगर करोगे यहाँ लाके तो 36 आएगा x² का वैल्यू। तो x का वैल्यू उससे आपका आ जाएगा 6। ठीक है, अब जब x का वैल्यू आ गया तो यहाँ पुट कर दो सब में। तो पहले वाला आ जाएगा 6, दूसरे वाला आ जाएगा 6 × 2, और तीसरे वाला आ जाएगा 6 × 3। तो आ जाएगा 6 + 12 + 18 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 36। तो सम ऑफ नंबर्स क्या हो गया मेरा, 36। ये क्लियर है सबको। यस सर। चलो, उसके बाद जब मैंने लास्ट में कल क्लास एंड किया था ना, तो उस टाइम पे एक डिमांड आया था कि कुछ मिक्सचर वाले क्वेश्चन बताइए। तो वो मैं बताता हूँ थोड़े से। मिल्क वाला। हाँ, मिल्क वाला ही, मतलब दारू वारू का नहीं पूछना, मिल्क ही पूछना। वो कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल और वाटर भी हो सकता है, मिल्क और वाटर भी, कंसेप्ट सब में सेम चलेगा। ये मत सोचना कि उसमें तो क्रीम है और उसमें अल्कोहल है तो ऐसे कैसे सेम हो सकता है ना। तो उसकी उसमें नहीं जाना है हमको, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको उसके फीचर, बायोलॉजिकल फीचर पे नहीं जाना है, वो क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमें जस्ट कंसेप्ट देखना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये म्यूट करो जहाँ से भी साउंड आ रहा है। सर ये क्लास रिकॉर्डेड है ना? क्यों, क्या हुआ, जाना है तुमको कहीं। नहीं सर, मेरा ना घर में आज लाइट नहीं है सुबह से ही। मेरी फोन की बैटरी बहुत कम है, कभी कट गया तो इसलिए पूछ रही थी। रिकॉर्डिंग पे है। ठीक जी है, तो सर। बोला कि 80 लीटर का एक सॉल्यूशन है मिल्क मिल्क इस टू वाटर का, मिल्क इस टू वाटर का 80 लीटर का सॉल्यूशन है, और यहाँ मिल्क इस टू वाटर का रेशो दिया है इसने 2:3। ठीक है, अब बोलता है हाउ मच प्योर मिल्क शुड बी एडिड टू मेक इट 4:1। हाउ मच प्योर मिल्क should be added to make this ratio
क्या बोला था मैंने, 4:1 ना? हाँ, 4:1। यस सर। ठीक है। अब इसको ना आप दो तरह से कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ अगर मिल्क इज टू वाटर का रेशो 2:3 है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मिल्क का क्वांटिटी अलग निकाल लेता हूँ और वाटर का क्वांटिटी अलग निकाल लेता हूँ। तो मिल्क कितना होगा इसमें कि 2/5 होगा ना मिल्क। ये सबको पता चलता है ना, आउट ऑफ टोटल 5 में से 2 पार्ट अगर मिल्क के, तो मैंने डायरेक्टली 2/5 कर दिया। हम्म। ठीक है। यस सर। ये बन जाएगा तुम्हारा 32 लीटर इसमें मिल्क है, और 80 - 32 अगर कर दोगे तो 48 लीटर तुम्हारा वाटर आ जाएगा। अब तुम कौन से वाले पार्ट में ऐड कर रहे हो? मिल्क वाले पार्ट में, हाउ मच प्योर मिल्क शुड बी एडिड। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप ये बोलोगे 32 लीटर मिल्क है, और मैं इसमें एक्स क्वांटिटी वाटर ऐड कर रहा हूँ, और वाटर जो है वो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क ऐड करता हूँ 32 लीटर में। वाटर आपका एज इट इज रहेगा, और आपका नया रेशो बन जाएगा 4:1। ठीक है। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 48 × 4 कितना होता है? 192। तो x का वैल्यू आ जाएगा 192 - 32, दैट वुड बी 160। ठीक है, क्लियर है सबको? अब सर तुमको एक बार फिर से रिपीट सर। मतलब मैंने बोला कि 32 लीटर तो मिल्क था ही ना, उसमें एक्स क्वांटिटी और ऐड किया मैंने, वाटर एज इट इज ही रहेगा, हाँ यस। और वो रेशो 4:1 बन जा रहा है, उसको मैंने सॉल्व कर दिया। ओके। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को ना तुमको हम अपने वाले जादुई तरीके से बताते हैं। तो जैसे अगर तुमको बोला 32 लीटर आपका मिल्क है और 48 लीटर आपका वाटर है, तो आप ये बोलोगे कि 32 48 जो वाटर मिल्क और वाटर है, इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सा है? बोलो। वाटर कांस्टेंट है ना इसमें, यस सर, वाटर यस कांस्टेंट। सर। है ना? और मिल्क इसमें बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये कि नए वाले मिक्सचर में जब रेशो 4:1 होगा, ये वाटर तो 1 के बराबर ही रहेगा, वाटर का क्वांटिटी थोड़ी चेंज होगा। समझ रहे हो? बताओ। सर हाँ सर, वाटर का तो वाटर सेम रहेगा ना? सेम रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मिल्क बढ़ जाएगा तो वाटर का तो वही है। ठीक है। हम्म। तो अगर ये सेम रह रहा है वाटर का, तो अगर मैं बोलूँ एक पार्ट का वैल्यू अगर 48 है, तो पूरे मिक्सचर के पार्ट कितने, 5 है ना? तो एक का अगर 48 है तो 5 का कितना आ जाएगा, 48 × 5, 240 लीटर। टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज 240 लीटर, जिसमें से पहले स्टार्टिंग में कितनी थी इनिशियली, ये 80। तो आप 240 में से 80 माइनस कर दोगे, तब भी आपको पता चलेगा कि 160 लीटर आपने इसमें प्योर मिल्क ऐड किया होगा। और भी अगर आसान बनाना, देखो इससे भी आसान बनाता हूँ मैं तुम लोगों के लिए। जैसे तुमको शुरू में बोला था 2:3 का रेशो है मिल्क टू वाटर का, ठीक है? नहीं, ये वैसे नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ो, मुझे लगा सर था हो इसको जाएगा। इंटू 5 क्यों किया हमने? अरे 4 पार्ट इसमें मिलके और एक पार्ट वाटर, तो 5 नहीं बनेंगे टोटल? वो तो ठीक है, लेकिन 48 इंटू 5 क्यों किया? अब तो एक पार्ट का वैल्यू 48 है, तो 5 का करने के लिए × 5 नहीं करेंगे? इट इज डिवाइडेड इनटू मतलब 5 पार्ट्स ना, तो इसलिए बेसिकली हुआ है। अरे तुमको ये समझ आता है कि अगर एक कॉइन तुम पे 48 रुपीज का है और 5 कॉइन मैं तुमको दे दूं तो कितने रुपए बनेंगे? 48 × 5 ही बनेंगे ना? बोलो, किसने पूछा था ये डाउट, तनुश्री या रुचि का? ठीक है सर, ठीक है। क्लियर है ना? हम्म। तो ये 48 × 5 से बना 240। बस ये क्या है, ये पूरा सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास ना, पूरा सॉल्यूशन बन रहा है 240 लीटर का। आपके पास इनिशियली 80 लीटर था, आपने इसमें से 240 में से 80 माइनस किया, तो 160 लीटर मतलब आपने वाटर ऐड किया। ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन को ना मैं यहाँ उल्टा कर देता, प्योर मिल्क ऐड करने की जगह ना वाटर ऐड करता है यहाँ पर, तो हम बोलता है
what quantity of water should be added to make it 1:4। अब पानी ऐड कर रहे हो आप, है ना? तो वहां पर आप क्या करोगे, पहले तो वही मतलब रेशो बनाओ 2:3 का। तो मिल्क और वाटर का रेशो आपका 32:48 है, और ये रेशो आपको बनाना 1:4 का। अब इसमें से कांस्टेंट वाला क्वांटिटी क्या है बताओ जरा। मिल्क सर। अब मिल्क Milk. हो गया ना इस बार, हम्म तो अब ये एक पार्ट का वैल्यू 32 हो गया। 32 into इसका 5 निकाल लेते हैं। तो तुम डायरेक्टली 32 into 5 कर दोगे तो कितना बन जाएगा 160। 160। और 160 में से आपको वो इनिशियल क्वांटिटी 80 माइनस करनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे मैं उसमें 80 लीटर वाटर ऐड करूंगा। ठीक है, क्लियर है नहीं सबको? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है तो बताओ, उसको मैं गूगल पे अकाउंट भेजता हूँ, फाइन भेजना। चलो खैर, ये मतलब कुल मिला के हमें क्या होता है, हमेशा आप मिक्सर वाले क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको ना जो कांस्टेंट वाला क्वांटिटी है उससे मल्टी मतलब वो बनाओगे ना मल्टीप्लायर, तो इजी रहेगा। अदरवाइज तो फिर ऐसे देखना पड़ता है, और बहुत सारे क्वेश्चन ना ये टाइम ले जाते हैं कई बार ना, ये बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या करो, जब भी तुमको इस तरह का क्वेश्चन पूछा है तो उनको रेशो में डिवाइड कर लो, और उसमें देखोगा कि आपका कांस्टेंट वाला क्वांटिटी क्या है, और उससे आंसर आपका हो जाएगा। अब जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा कि जैसे तुमको बोला कि मिल्क इज टू वाटर का रेशो जो है वो 2:1 है, और 120 लीटर क्वांटिटी गिवन है जैसे, तो पहले 2:1 में बांटो। मैंने बोला 80:20, और बोला कि कितना पानी आपको इसमें ऐड करना चाहिए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड सो दैट ये रेशो तुम्हारा 1:2 बन जाए। तो अब आप क्या करोगे इसमें बोलो भाई, वाटर ऐड कर रहे हो ना आप, पानी मिल्क कांस्टेंट है कांस्टेंट है, मिल्क कांस्टेंट है। वहां पर 2 पार्ट का वैल्यू कितना है 80। 80। तो अगर 2 का 80 है तो 1 का कितना हो जाएगा 40, 40। और पूरे सॉल्यूशन का 3 का कितना हो जाएगा 120। और 120 का मतलब क्या होता है, पहले कितना था, 120। तो गड़बड़ हुआ है ये। सर वो 2:1 हाँ 80:40 होगा सर। यहाँ लगाना है ला के। क्या बोली तुम रितिका, बताओ? नहीं सर वो 2:1। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन भी गलत बना सकता हूँ मैं कभी कभी। जैसे बोला मिल्क इज टू वाटर 2:1 है, तो मैंने क्या किया, इसको 80 एंड 40 बनाया। तुम ये लोग गलती नहीं देखते हो, मैं 80 और 20 बना रहा हूँ यहाँ। मैं वही बोल रही थी सर 80:40 आएगा। 80:40 आना है यहाँ पर। अब मुझे इसी रेशो को उठा के 1:2 बनाना है। अब मुझे ये बताओ, इसमें कांस्टेंट वाला क्वांटिटी क्या है, मिल्क। मिल्क। तो मिल्क जो ये कांस्टेंट वाला क्वांटिटी है, इस वाले 1 के बराबर होगा ना नए वाले मिक्सर में। वही तो हम कर रहे थे ऊपर भी भाई, मैं नए वाले मिक्सर के हिसाब से देख रहा था ना इस 32 को, कि नए वाले मिक्सर में ये 1 के बराबर वैल्यू रख रहा है ना। वैसे ही मैं ऊपर देख रहा था कि न्यू वाले मिक्सर में ये 1 के बराबर वैल्यू रखता है। तो यहाँ भी मैं देखूंगा ये जो 80 लीटर ऑफ मिल्क है इसमें, ये अगर 1 के बराबर है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। 80 इंटू 3 करोगे ना ओ सॉरी 240। 240। और 240 में से 120 लीटर वो इनिशियली था, तो इसमें ऐड कितना हुआ है 120। यस। तो इसमें आप बोलोगे कि 120 लीटर आपने वाटर ऐड किया है, जिससे कि ये रेशो 2:1 से 1:2 हो गया। ठीक है, तो कांस्टेंट वाली साइड से आपको देखना है हमेशा। क्लियर है सबको? चलो यस सर। नेक्स्ट। यस सर। जैसे नेक्स्ट बोलता है तुमको 2 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशो 5:6,
बोला कि टू पॉजिटिव नंबर है, एक रेशो उनका 5:6। बोलता इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर्स तो न्यू रेशो 3:4 बन जाता है। तो ये मैंने आपको कल जो वो एज वाला कंसेप्ट बताया था, ये आपका उससे भी हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, दोनों नंबर को 5x और 6x एज्यूम कर लोगे और दोनों में से 6 को माइनस ये करेंगे। 16 है, 6 नहीं है। ओके। और ये नया रेशो तुम्हारा बन जाएगा 3:4। ठीक है, ये सॉल्व करना जानते हो आप लोग अच्छे से, सभी लोग। ठीक है, अब मैं यस सर। आपको कल वाले उससे बताता हूँ जो मैंने कल बताया था। मैंने बोला ही 5:6 था, दोनों में से अगर मैं 16 कम करता हूँ तो ये 3:4 हो जाता है। तो आप देख रहे हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है। फिर आप देख रहे हो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का। 2 यस सर, और 2 सेम है। 16 के बराबर है। और 2 अगर आपका 16 के बराबर है तो 1 हो जाएगा 8 के बराबर। ठीक है, तो इससे आप जो है मल्टीप्लायर मिल गया आपको 8। अब सब में मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसको ना। तो 8 इंटू 5 करोगे तो 40, 8 इंटू 6 करोगे तो 48, 8 इंटू 3 करोगे तो 24, 24 4 करोगे तो 32, और 32 डिफरेंस आप देख लो 16 बन जाएगा। ठीक है, तो तुमको पूछा है क्वेश्चन में न्यू रेशो बिकम 3:4, और उसके आगे क्वेश्चन मान लो ये पूछा करंट नंबर्स क्या है, तो ये वाले होंगे कि एक्चुअल नंबर ये वाले होंगे, 40 माइनस करने के बाद ये बनेंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में पूछता है द नंबर्स आर, तो द नंबर्स आर का मतलब भी यही पूछता है वो, क्योंकि ये जो बोला है ना उसने इफ वाला कंडीशन है, इफ 16 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ, कि अगर ऐसा करते हैं तो 3:4 बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा किया है। तो अगर आपको पूछता है द नंबर्स आर, तो ये वाला आंसर करना, ये मत कर देना 24 एंड 32 कि ये सोच के कि माइनस करने के बाद तो यही बन जाएंगे। हमको आंसर ये वाला करना है। ठीक है, ओके वहां सर। जो आप x की वैल्यू निकालोगे उसको 5:6 में पुट करना, 3:4 में मत कर देना। तो उससे एज आ जाएंगे आपके मतलब आपके नंबर्स आ जाएंगे करंट वाले ना। चलो नेक्स्ट, मैं बोलता द रेशो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज 5:3। बोलता है किसी का इनकम इज टू एक्सपेंडिचर का रेशो है 5:3। बोलता है इन नेक्स्ट ईयर इनकम इंक्रीजेस बाय 20%। इनकम आपकी इंक्रीज हो जाती है 20% से, एंड सेविंग इंक्रीजेस बाय 10%, और सेविंग आपकी 10% से इंक्रीज हो जाती है। तो बोलता रेशो ऑफ देयर इनकम इज टू एक्सपेंडिचर इन नेक्स्ट ईयर, मतलब यही रेशो आपको नेक्स्ट ईयर बताना है। तो कुछ नहीं है, जब आपको पता है कि इनकम इज टू एक्सपेंडिचर अगर 5:3 गिवन है, तो सेविंग कितना हो जाएगा 2। 2 5 3 अगर हम नंबर ले लें तो सेविंग 2 हो जाएगा ना इनके रिस्पेक्ट में। यस सर। तो बोला कि इनकम इंक्रीजेस बाई 20%, तो 5 का अगर आप 20% बढ़ाते हो तो 6 हो जाएगा, और 2 का अगर 10% बढ़ाते हो तो 2.2 हो जाएगा। और यहाँ अगर 2.2 हो रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, बोलो। अगर 6 में से 2.2 अगर मेरी सेविंग है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 3.8। ठीक है, और यही यस सर। आपको इनकम इज टू एक्सपेंडिचर का रेशो बताना है, तो ये दोनों रेशो बताने हैं आपको। तो ये तुम ओके सर। 30/38 हो जाएगा, और इनको डिवाइड कर लो तो 30/19। किसी को डाउट आए तो बोलते रहना। नेक्स्ट बोलता है सर आई डिडंट अंडरस्टैंड कि 5 के बाद 6 वाला पार्ट, वो एक बार दोबारा करवा दीजिए। 5 का 20% कितना होता है 1, 1 है ना। तो ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे सेविंग पहले 2 था, 10% का मैंने इंक्रीज बोला यहाँ पर, तो आप 2 से 10% इंक्रीज करोगे तो 2.2 हो जाएगा। तो अगर मैं 6 रुपीज अर्न करता हूँ और 2.2 मेरा सेविंग है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर बाकी एक्सपेंड ही हो रहा है ना मेरा।
तो मेरा एक्सपेंडिचर आ गया 3.8। और यही मुझे बताना है कि न्यू इनकम इज टू एक्सपेंडिचर का रेशो, तो मैंने 6:3.8 का रेशो बताना, जो होगा 30/19। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। समृद्धि हो ना तुम? कृति सर। अच्छा ठीक है, कितनी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। बोलता रेशो ऑफ इनकम जो है A/B का, अगर मैं बोलूँ रेशो ऑफ इनकम जो है, सपोज करो वो 2:3 है। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि एक्सपेंडिचर का रेशो आपका जो है वो 3:5 है। और बोलता है कि ईच पर्सन जो है ना, जैसे ये A/B है, अब बोलता है कि अगर ईच पर्सन 500 सेव करे, ₹500 सेव करता है, तो पूछेगा व्हाट वाज देयर इनकम, या व्हाट इज देयर इनकम। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो, आपको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके क्या बनता है हमारा? सेविंग्स। सेविंग। तो आप अगर इनकम को x मान लेते हो, ये 2x/3x मान लेते हो, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 3y/5y। वाई। तो आप बोल सकते हो कि 2x माइनस वट, बताओ, 3y इज इक्वल टू 500, क्योंकि दोनों बी है ना, और ये एक्सपेंडिचर है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से मेरा सेविंग बनता है। तो इनकम मेरा 2x, एक्सपेंडिचर मेरा 3y इज इक्वल टू 5। वैसे ही 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 500। अब आपको ना किसी के लिए अगर सोल्व करना, किसी एक को इक्वल करो तो हम x को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 करता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ, तो ये 6 बन जाएगा ना x वाला मेरा। तो आप बोलोगे 6x माइनस वट, 9y इज इक्वल टू 1500। और यहाँ बोलोगे 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 1000 ना। सॉरी। तो x तो कट गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 500। साइन चेंज करोगे ना, तो y का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 500, ठीक है? अब तुम्हें अगर y का मिल गया तो x का निकाल लोगे इक्वेशन में पुट करके। ठीक। इसमें ना 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 500 है, तो जैसे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 500, यहाँ y का वैल्यू अगर तुम 500 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 1500। तो 2x माइनस 1500 इज इक्वल टू 500, तो x का वैल्यू क्या आएगा इससे? 1000 ना। यस। ये सबको दिख रहा है ना? 1500 इधर लेके जाऊं मैं, बार बार स्टेप मार्किंग नहीं देनी हमें ना। यस सर, यस। 1000 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000। अब x का वैल्यू भी मुझे मिल गया और y का वैल्यू भी मिल गया, तो तुमको पूछना क्या है? व्हाट इज देयर इनकम। तो यहाँ पर x का वैल्यू ही पुट करना था आपको, तो ये सब में पुट कर दो 2 और 3, तो इसका इनकम हो गया 2000। ठीक है, तो मैं जो है आज वाली क्लास में इसीलिए बोला था आपको, इसीलिए हम इसको 2 में रखते हैं, क्योंकि कल वाला चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हो ना, मैं बार बार स्टेप नहीं लगवा रहा हूँ कि भी 2x प्लस 3x इज इक्वल टू दिस। ऐसे सॉल्व तो कल करना था आपको, उसी के अकॉर्डिंगली चल रहा है अब ना, इसलिए इसको 2 में रखा गया है। चलो नेक्स्ट आपका, जैसे अगर मैं बोलूँ सपोज करो, हाँ चलो उससे पहले ना कुछ टाइप्स ऑफ रेशो तुम एक बार मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, कभी कभी पूछता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हमारे ना टाइप्स ऑफ रेशो ना 4 टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स ऑफ रेशो आप याद रखना। एक होता है आपका डुप्लीकेट रेशो बोलते हैं जिसको, तो डुप्लीकेट रेशो आपका होता है जैसे A² बी स्क्वायर। एक होता है आपका ट्रिप्लीकेट रेशो, ये होता है आपका A की क्यूब B की क्यूब। एक होता है आपका सब डुप्लीकेट। रेशो। कौन ये बता रहा है? इशिता बता रही है? नहीं सर, रुचिका। ठीक है, पता है तुमको ये सब? पता है सर। हाफ कहाँ से पता चला तुमको? ये पढ़ा है पहले कभी?
पढ़ा मैंने। चलो बढ़िया। तो वैसे ही आप सब ट्रिप्लीकेट करोगे तो ये होता है a/1/3 a/b/1/3। अब जैसे कुछ लोग बिल्कुल जो नए हैं उन लोगों को मैं ये बता दूं, जैसे a स्क्वायर है और a⁻1/2 है ना, तो ये स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब ना, समझे? जैसे अगर मैं बोलूँ 9 की पावर 1/2 है तो इसका आंसर 3 होता है। वैसे अगर बोलूँ 27 की पावर अगर 1/3 है तो इसका भी 3 होगा। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट और इसका मतलब क्यूब रूट होता है। तो जैसे अगर तुमको क्वेश्चन पूछा, जैसे मैं बोलूँ अगर अगर तुमको सब दिया 2:3, बोलो कि सब डुप्लीकेट रेशो तुमको 2:3 गिवन है और तुमको बोला कि ट्रिप्लीकेट रेशो फाइंड करो जैसे, तो आप क्या बोलोगे? सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो अगर तुम इसको a/b लोगे तो a/b हो जाएगा, ये √a/√b इज इक्वल टू 2/3। तो a/b कितना हो जाएगा बोलो? 4/9 ना। 4/9। Yes, sir. और आपको निकालना है ट्रिप्लीकेट रेशो, मतलब इसका क्यूब करना है। तो इसका क्यूब करने के लिए आप क्या करते हो कि 64:9 9 81 इंटू 9 कितना होता है? 8 9 72 729। तो आप बोलोगे कि ट्रिप्लीकेट रेशो आपका बन जाएगा 64:729। मतलब बस पता होना चाहिए हमें थोड़ा थोड़ा सा ना। चलो, अब जैसे मैंने आप लोगों को कल वो बताया था, क्या कहते हैं, रेशो कैसे मर्ज करते हैं। आई होप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा रेशो कैसे मर्ज करते हैं हम। जैसे मैंने Yes, बोला sir. था कि a/b का रेशो जब गिवन होता है और b/c का गिवन होता है, जिसमें b अलग अलग होता है तो उनको हम कॉमन बना देते हैं ना। यस सर। है ना? Sir. एक दो क्वेश्चन में एप्लीकेशन पार्ट वाले आप लोगों को करवाना चाह रहा था। जैसे आपने रेसिस एंड गेम्स स्किल वाले क्वेश्चन सुने होंगे कि 100 मीटर की रेस में ए ने बी को इतने मीटर से हराया, बी ने सी को इतने मीटर से हराया, होता है ना ऐसा? Yes, sir. उस तरह के क्वेश्चन हम लोग एक बार देखते हैं करके। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले हूँ, सपोज करो जैसे मैं बोला कि एक 100 मीटर का रेस है और ए ने बी को बीट किया 20 मीटर से। बोलता ए बीट्स बी बाई 20 मीटर और बी ने बीट सी को बीट किया है, ए बीट्स सी बाई 30 मीटर। तो बोलता है अगर एक अगेन 100 मीटर की रेस में बी सी को कितने मीटर से बीट करेगा? बी बीट सी बाई हाउ मेनी मीटर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैं बोला कि ए बी और सी को तीनों को उठा लेता हूँ। जैसे मैंने बोला कि अगर ये 100 है तो ये वाला कितना चलेगा? बी वाला 80 और ये कितना चलेगा? 70। ठीक है, तो वैसे तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि अगर 80 मीटर की रेस में बी वाला सी को कितने मीटर से हरा रहा है बताओ? 10 meters। 10 मीटर से। तो आप 10 बोलोगे meter. 80 मीटर की रेस में वो 10 मीटर से हरा रहा है सी को। और सेकंड आप बोलोगे अगर यही रेस अगर 1 मीटर की होती तो कितने मीटर से हराता? 10/80। Yes, sir. जो हम परसेंटेज में करते हैं वही चल रहा है ना ये भी। Yes, sir. 100 मीटर की रेस में 10/80 इंटू 100 कर देते हो आप, तो 1/8 इंटू 100 क्या बनता है? 12.5 मीटर से बी वाला जो है वो सी को हराएगा। अब अगर यही चीज अगर मैं रेशो से करूं, तो जैसे मैं बोलूं कि मुझे पता है कि बी और सी का रिलेशन मुझे बताना है ना, तो मैं बोलूं अगर मैं यही रेशो बना लूं तो 8:7 होता है ना। ठीक है, यस सर। तो 1/8 से हरा रहा है और हमेशा 1/8 से हराएगा ना। अगर इसी कांस्टेंट स्पीड पे चलता जाएगा तो चाहे रेस आपकी 1000 मीटर की क्यों ना हो, हमेशा 1/8 से ही हराएगा ना।
तो वही आप बोलोगे कि 100 मीटर की रेस में भी वो 1/8 से अगर उसको हराएगा तो भी वो 12.5 मीटर ही बनेगा। ठीक है, बोलो अगर कुछ है तो डाउट। चलो, अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, एक 100 मीटर की रेस में ए बीट करता है बी को 20 मीटर से, मतलब 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाई 20 मीटर, और उसके आगे बोलता है एक और 100 मीटर की रेस में, अनदर 100 मीटर रेस बी आपका बीट करता है सी को 30 मीटर से, बी बीट्स सी बाय 30 मीटर। तो तुम बोलोगे देन इन ए रेस ऑफ 100 मीटर बाय हाउ मेनी मीटर्स विल ए बीट सी, मतलब आपको बताना है कि उसे इसी 100 मीटर की रेस में ए जो है वो सी को कितने से बीट करेगा। ठीक है, तो वहां पर आप क्या करते हो कि आपको पता है एज टू बी का रेशो पता है। देखो ये मैं बताना चाह रहा था रेशो मर्जर का क्या फायदा होता है हमारा। जैसे एज टू बी का रेशो पता है आपको 100:80, और बी टू सी का रेशो पता है, क्या है बताओ? 70। ठीक है, सर 82 है। अरे जैसे हाँ ए हाँ बी को ठीक। 30 मीटर से हरा रहा ना, ठीक है। तो यहाँ पर रेशो तुम्हारा बना 5:4, यहाँ रेशो आपका बना 10:7। अब आप ना इसको मर्ज कर दो। ओके ठीक है, तो मर्ज करने के बाद मैं इसको दोनों को 10 बनाऊंगा, 10 नहीं 20 बनाना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा इनका। तो 20 बनाया तो यहाँ मल्टीप्लाई 5, तो इधर भी 5 होगा कि कितना होगा, हाँ, इधर भी 5 5 ही हो होगा जाएगा। सर। 4 into 5 20, 5 into 5। ठीक यस। है, यहाँ पर इंटू 4 होगा तो यहाँ भी इंटू 4 हो जाएगा। तो अब बोलोगे 25:20:20 सर एलसीएम 20 बोल रहे हो ना, तो 10 into 4 तो 40 हो जाएगा ना, into 2 नहीं होगा? वही बोल रहा हूँ मैं, मुझे कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है इसमें ना। जैसे 5:4 था, 5 4 को 20 बनाया इंटू 5, तो यहाँ भी इंटू 5। हाँ ये 40 हो जाएगा ना। हाँ सर, 40 हो जाएगा सर। 2 बनाना है मतलब मुझे, हाँ मैं वही बोल रही हूँ, into 2 होएगा। मैं वही सोच 20 रहा हूँ ज्यादा क्यों आ रहा है। हाँ वही 40 20 कॉमन होगा सर, तो 14 होएगा। एग्जैक्टली, मैं ये सोच रहा है यार अगर ये ए वाला सी को बीट कर रहा है तो 28 क्यों आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रहा है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ज्यादा आके भी हारेगा। चलो, तो मैंने बोला अगर रेस 25 मीटर का होता तो आपको ये 25 चलेगा, तो ये आपका 14 चलेगा। लेकिन रेस कितने मीटर का हमारा, 100 मीटर का, तो आप इसको 25 को बनाओ 100, तो क्या into मल्टीप्लाई करते हो, इंटू into 4। 4। तो रेशो में तो सेम मल्टीप्लायर होता है, यस सर। तो 56 मीटर। मतलब जब ए वाला 100 मीटर चलेगा तो बी वाला कितना चलेगा, 56 मीटर। तो उनका जो भी डिफरेंस होगा, तो 100 माइनस 56 अगर आप कर दोगे तो आप बोलोगे कि 44 मीटर से वो ए वाले ने बी को सी को बीट किया है। ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और भी आसान करना है। जैसे ए बाई बी आपको गिवन है और बी बाई सी गिवन है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो बी कट जाएगा, एज टू सी का रेशो मिल जाएगा ना मुझे, बोलो। अगर मुझे ए बाई बी पता है और बी बाई सी भी पता है, तो मुझे पता है ए बी से तो बी कट जाएगा ना, तो एज टू सी का रेशो मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही लगाओ, जैसे एज टू बी लगाना है और इंटू बी टू सी। तो जैसे एज टू बी का रेशो क्या है, 100/80 इंटू बी टू सी का रेशो क्या है, 100/70। आप इसको कट करो तो 8 7 जा 56, वही आ गया ना 100:56, जो यहाँ पर आया था तुम्हारा 100:56। तो वहां भी आप इसका डिफरेंस देख के बोलोगे कि 44 मीटर से डिफीट किया है उसको। सर सॉरी सर, इंटरनेट लैग हो गया सर, कुड यू जस्ट रिपीट? सॉरी।
मतलब मैं बोला ए में हम लोग, ये तो आ गया था ना नीचे वाला समझ। हेलो। यस यस सर, वो समझ आ गया सर। मतलब ये ऊपर वाला मैं बोला ए बाई बी इंटू बी बाई सी को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो बी से बी कट जाता है, तब भी तो एस टू सी का रेशो मिल जाता है ना। हाँ तो यहाँ यस पर सर। मैंने वैल्यू रख लिया ए बाई बी और बी बाई सी का, तो ये कट करने के बाद 100/56 ही बन जाएगा एस टू सी का रेशो। और इनका डिफरेंस ओके करोगे सर, 44 मीटर से। तो 44 meters, या ओके गॉट इट सर। ठीक है, अब यस बताओ सर। ये क्लियर है सबको? अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम थोड़े से और 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन वाले पार्ट पे चल के। ओके सर। एनीवन, कौन कौन है यहाँ पर? शिफाली भगत, समझ आ रहा है शिफाली? यस सर। ऋषभ समझ आ रहा है? सर मैंने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की थी, बट थोड़ा बहुत मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, करा करो क्लास, इसीलिए हाँ जी। मीटिंग में हम लोग रखते हैं कि सब लोग कर पाए। कीर्ति, रितिका, नफीसा, रिचा, कार्तिक, यस समझ आ सर। रहा है ना सबको? फरहान, यस सर। यस सर। चलो। यस सर। अब हम थोड़ा सा ना, अब तुम फटाक फटाक से क्वेश्चन बताते जाना मुझे। मैं एक बार क्वेश्चन शीट खोल दूं आप लोगों के लिए, देखना कितनी जल्दी आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हो, उतनी जल्दी आप लोगों को गुड नाइट वाली छुट्टी मिल जाएगी। चलो, बोलता है डिवाइड ₹1870 इन 3 पार्ट्स इन सच ए वे दैट हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट and 1/3 of second part and 1/6 of the third part are equal। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एक वो बताया था 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, अगर आपको पता है तो abc आप निकाल लोगे, बोला था ना मैंने। यस सर। तो इसको मैं आप लोगों को ना एक चीज और छोटी सी बताना चाह रहा था कि अगर 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c को अगर इक्वल टू 1 रख लेते हो ना आप, ठीक है, तो इनका रेशो जो है ना 1/2 बन जाता है, और ये 1/3 और 1/4 ऐसे हो जाता है, और इसको सेम करके आप लोग रेशो बना लेते हो। तो ये भी एक अप्रोच है उसका, अगर आप लोगों को बनाना है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जैसे मैं बताया था वो भी बहुत आसान है। ठीक है, अब जैसे इसमें बोला क्वेश्चन में 1870 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसने बोला 1/2 ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी। ठीक है, तो अब आपका रेशो क्या बनेगा बताओ इनका? वही जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को, भाई एलसीएम 1/2, 1/3, 1/6 का तो मुश्किल होगा आप लोगों को लेना, यस लेकिन सर। आप रेशो तो बना सकते हो ना इंडिविजुअल, दोनों ए और बी का और बी और सी का, उनको मर्ज कर देना। तो जैसे मैं बोलूँ ए बाई बी का रेशो बनाने के लिए 1/3 इंटू 2/1 हो जाएगा ना, मतलब मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ उसको, डायरेक्टली उल्टा कर दिया मैंने ऊपर ले जाके। यस अगर सर। किसी को ये चीज़ें ना समझ आ रही हो तो बताना। तो एस टू बी का रेशो हो गया 2:3, बी इज टू सी का रेशो अगर आपको निकालना है तो आप बोलोगे 1/6 डिवाइडेड बाई 1/3, इसी को मैं डायरेक्ट ऊपर ले गया था, तो 3/1, तो ये हो जाएगा 1/2। तो आप बोलोगे ए इज टू बी इज इक्वल टू 2/3, बी इज टू सी इज इक्वल टू 1/2। इन दोनों को सेम बनाना है तो इसको भी 3 बनाना पड़ेगा ना, अब ऑलरेडी 3 है ही, तो इसको 3 बनाएंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, नहीं 3 होगा ना, क्योंकि यहाँ अगर 3 हुआ है तो इधर भी 3 होगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो ए इज टू बी इज टू सी का रेशो आ जाएगा 2:3:6। ठीक है, अब इस रेशो में आप लोग 2x प्लस 3x प्लस 6x इज इक्वल टू 1870 करके इनको डिवाइड कर दो। x का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 1870 डिवाइडेड बाई 11। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 बन जाए 11 बचा 7, 11 7 जा 7, 170 आ गया ना। अब उसको यहाँ यस मल्टीप्लाई, सर। अब जैसे मैं पता क्या कर रहा था, ये जो मैंने तुमको ऊपर जो कॉर्नर में एक बताया ना ये वाला अप्रोच बनाने का, ये इस तरह से कि अगर आप 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 1 अगर रख लेते हो, तो 2a का वैल्यू अगर 1 है तो a का वैल्यू तो 1/2 हो जाएगा ना, और 3a का वैल्यू अगर 1 है तो a का वैल्यू 1/3 हो जाएगा, और वैसे ही यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। तो मैंने ये काम इसलिए बताया था कि आप जब इस तरह से रेशो बना लेते हो ना 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4,
तो वही तो मैंने यहाँ किया था, जैसे तुमको ऑलरेडी गिवन है 1/2 ऑफ ए, 1/3 ऑफ बी और 1/6 ऑफ ई। तो देखो यही रेशो सेम बन के आ गया ना तुम्हारा, 2:3 और 6। तो सॉल्व करने के बाद भी तो यही आया ना। बट ठीक है, जो तुमको अच्छे से समझ आता है वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें मुझे। बस ये है कि बीच बीच में बोलते रहो कि हाँ समझ आ रहा है मुझको। यस अब आगे बोलता है, इन ए स्कूल 10% ऑफ द बॉयज आर सेम इन नंबर एज 1/4 ऑफ द गर्ल्स। तो आपको बोल रहा है कि 10% ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 1/4 ऑफ गर्ल्स। तो 1/4 या तो परसेंटेज में दोनों को चेंज करो या इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लो। आप बोलोगे 1/10 ऑफ बॉय इज इक्वल टू 1/4 ऑफ गर्ल्स। अब वहीं अगर बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशो देखना चाहते हो तो क्या बनेगा, 1/4/1/10 और 1/4 इंटू 10/1, 5:2 आ गया ना। 5/2 तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो यहाँ डायरेक्टली मिल जा रहा तुमको 5/2, है ना। यस सर तो ये अगर 5:2 तुम्हारा आ गया, व्हाट इज द रेशो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स, तो ये यही पूछा था हमने, 5:2। बोलते टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर, द रेशो ऑफ द टू नंबर्स इज। तो आप बोलोगे ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसको आप अगर 100% रखते हो तो पहला नंबर आपका इससे 20% ज़्यादा है, मतलब 120%। सेकेंड नंबर 150%। आपका 150%। और इसका अगर रेशो आप बनाओगे तो 4:5। ठीक है। तो ये सब यस चीज़ें ना बहुत आसान दिख रही होंगी, अब आपने कुछ कुछ बेसिक जब सब कुछ किया हुआ है तो ये काम बहुत आसान है अब हमारे लिए ना। यस बोलता था रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 3:2। तो बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशो इसने दिया 3:2। मतलब 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट बी गेट द स्कॉलरशिप। तो वैसे तो कुछ नहीं है, आप इसका या तो 20% कम कर लो। 3 का 20% कितना होता है, 0.6। 0.6। तो यहाँ बचेगा, मतलब 0.6 को स्कॉलरशिप मिल रहा है, 2.4 को नहीं मिल रहा, ठीक है। और 25% ऑफ द बॉय कितना होता है, 0.5, 0.5 है ना। तो मतलब 1.5 को नहीं मिल रहा है, इनको मिल रहा है। तो टोटल आपको पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट गेट द स्कॉलरशिप। तो आप बोलोगे टोटल तो मैंने 5 लिया था, 3 + 2 है ना। और 5 में से 2.4 प्लस 1.5 को नहीं मिल रहा है, 2.4 प्लस 1.5 को नहीं मिल रहा है, ये कितना हो जाएगा, 3.9। 3.9 सर। इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 इंटू 100 आप कर दोगे, यू विल गेट 78% एज योर आंसर। 78% ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, ठीक है। चलो उसके बाद बोलता है, ए मैन स्पेंड्स ए पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। हमें कुछ नहीं पता यहाँ पर कि कुछ वो इनकम अर्न करता है और बाकी सेव करता है। बोलता है उसका एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग का जो रेशो है वो है 61:6। बोलता है इफ इज मंथली इनकम इज 8710, अगर मंथली इनकम 8710 है तो उसका द अमाउंट ऑफ हिज सेविंग इज। ये तो बहुत आसान है भाई, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू व्हाट, इनकम। बोलो। यस सर। यस सर। तो आप बोलोगे 61x प्लस 6x इज इक्वल टू 8710। उससे तुमको x का वैल्यू मिलेगा 8710 डिवाइडेड बाय 67। फरहान 130। कौन आया पर, कार्तिक। यस सर। यस सर। आज सुस्त क्यों हो तुम लोग, बोला करो बीच बीच में ना।
कितना आ रहा है ये 130. आ गया तुम्हारा x का वैल्यू 130। तुमको बताना क्या है सेविंग कितना है, और सेविंग को तो यहाँ रखना पड़ेगा 130 मुझे। तो 6 इंटू 130 इज इक्वल टू 780. इसका मेरा सेविंग है। नेक्स्ट ये बोलता है इफ एज इनकम इज 4/9 ऑफ बीज इनकम। ए बी और सी तीन लोग हैं, ए का इनकम जो है वो 4/9 ऑफ बी, मतलब क्या होता है कि बी का अगर 9 होगा तो ए का होगा 4, है ना। विच इज 3 टाइम्स ऑफ सीज इनकम। तो अगर 9 किसी का 3 टाइम्स है तो ये कितना हो जाएगा 3, सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब बोलता है देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी का रेशो क्या है 4:3। वेरी इजी। सर एक ऐसा ही क्वेश्चन है, पूछ लूं क्या आपसे? बोलो। ये ₹94,000 is divided among A, B and C 94,000 ठीक है। such that 20% of A's share is equals to 25% of B's share is equals to 15% of C's share. 15 या 50? 15. What is the share in rupees of C? हाँ तो ऐसा करो ना, इनका पहले रेशो बना लो। तो तुम बोलोगे इसको 5 से कट रहा है ना कॉमन, तुम इसको बोलोगे sir. 4A इज इक्वल टू 5B इज इक्वल टू 3C। तो वैसे सॉल्व कर दोगे ना जैसे हमने ये वाला अप्रोच किया था। अच्छा। 4, 5 और 3 का एलसीएम लो, हम्म कितना बनेगा, या इसको इक्वल टू 1 रख लो। हम्म तो ये 1/4, ये 1/5 और ये 1/3। 4:5:3 का रेशो बनेगा। कुछ तो गड़बड़ है। चलो अभी वो चेक कर लेते हैं हम। एलसीएम वाला हमारा परफेक्ट रहता है बिल्कुल। 4, 5 और 3 का एलसीएम बताओ एक बार। 60 ना, 60 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 15, 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 12 और 3 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। रेशो ये आ रहा है तुम्हारा ना। ओके। और इसको भी आपको वही करना पड़ेगा, मैंने बताया था फ्रैक्शन वाला ना कल आप लोगों को, कि बेस सेम बना लेते हैं तो न्यूमरेटर का जो भी आएगा वही हो जाएगा। तो बेस में सबके 60 आ जाएगा, तो ये घूम फिर के ये 15 आएगा, ये 12 आएगा और ये 20 आ जाएगा। तो वही बनेगा उससे भी ना। तो 15, 12 और 20 के रेशो में 94,000 को डिवाइड कर दो बस। ठीक है सर। कितना बनेगा 20 और 12 32 15 47। मल्टीप्लायर सीधा सीधा दिख रहा है 2000 होगा ना। यस किसका सी का पूछा है ना। ठीक है इसका 3C है, मतलब ये 20 इंटू कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा ये। सर आपने उधर 20,000 लिखा है सर। 2000 है ना? 2000 होगा 2000। 2000 into 20। हाँ मैं कह रहा ये तो कुछ ज्यादा ही पैसा हो जा रहा है। चलो 20 इंटू 2000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40,000। 40,000। मैं बोला यार ये तो 4 लाख पहुंच गया सीधे, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो ठीक है सर। ये समझ आ गया था ना ऊपर वाला सबको। हाँ सर। हाँ सर। चलो अब देखो, मतलब जो जो चीज बेसिक बेसिक बताई है वो समझ आ गई तो सब होगा तुमसे ना। अब जैसे बोलता है इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड एज टू बी इज 3:5। अब फटाफट बताते जाओ बस। एज टू बी का रेशियो जो है वो 3:5 है, एंड बी एंड सी फिर से 3:5 है। तो ये मर्ज करने वाली बात आ गई ना। मतलब एज टू बी आपका 3:5, बी टू सी जो है वो भी 3:5 है, तो बी को सेम बनाना पड़ेगा ना यहाँ। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटू 3 यहाँ इंटू 5, 5 यहाँ भी इंटू 3। 3 तो ये 9 रेशो 25। और इस रेशो में 147 को डिवाइड कर दो। ओके। तो 9x प्लस 15x प्लस 25x इज इक्वल टू 147। 49 सर। आगे खुद निकाल लेना, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। आसान सा है इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ। अच्छा अगर किसी को नहीं समझ आ रहा ना प्लीज बता देना यार, ऐसे ना मतलब बस चुप होना जो है ना वो सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी ने कल का क्लास नहीं किया तो एक अलग बात है,
अगर कल का क्लास करके भी नहीं समझ आ रहा ना तो प्लीज बता देना। चलो बोलता था रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ गर्ल्स, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशो 7:8। बोलता इफ परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द न्यू रेशो? वेरी इजी। 7 का आप इंक्रीज करोगे 20% तो ये हो जाएगा 8.4 और ये तुम्हारा हो जाएगा 8.8। अगर 8 से आप 10% इंक्रीज करते हो तो इसका 10% 0.8 होता है और इसका 20% 1.4 होता है। मैंने इनको बढ़ाया तो ये रेशो बना। तो 84/88 अगर तुम्हारा रेशो बन रहा है तो इसको 4 से कट करो सीधे सीधे, 21:22। 22. अभी तुमको कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आएंगे, देखो। द सैलरीज ऑफ एबीसी आर इन द रेशो 1:2:3, 1:2:3। द सैलरी ऑफ बी एंड सी टुगेदर इज 6,000। व्हाट परसेंट इज द सी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए? अब जैसे पता क्या है, जैसे ये 2+3 का सम गिवन है आपको 6,000 है ना, 6,000 sir. Yes sir. लेकिन मुझे 6,000. वो हाँ सुनो, मुझे वो निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको बोला कि सी का सैलरी ए से कितना ज्यादा है, तो आप रेशो के टर्म में भी तो बता सकते हो ना कितना ज्यादा है। जैसे अगर ए का सैलरी 1 है और सी का अगर 3 है तो 2 ज्यादा है ना। आउट ऑफ 1 × 100 एंड दिस इज इक्वल टू 200% ज्यादा है। और इसी चीज को आप क्या करोगे कि अगर 5 पार्ट के बराबर मतलब 5x के बराबर अगर आप 6,000 को रखोगे तो x का वैल्यू आपका 6,000/5 करके 1200 आ जाएगा। ठीक है, और 1200 करने से भी होगा क्या कि ए का सैलरी 1200, बी का सैलरी 2400 और सी का सैलरी 3600। 3600. तब भी आप यही बोलोगे कि 2400 ज़्यादा है। आउट ऑफ 1200 इंटू 100 12. करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट 200%। लेकिन कुछ क्वेश्चन में हमें स्मार्ट बनना होता है, यहाँ पर हमें वैल्यू निकालना ही नहीं था, हमें बस ये बताना था सी वाला ए से कितना ज़्यादा है। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 3 is 2 more than 1 and 2 out of 1 into 100 is equal to 200%। अब बोलता ए एंड बी टुगेदर हैव ₹1210। ए और बी के पास 1210 रुपये हैं। अब ये क्वेश्चन ना बीच में मिस है तो इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन आना था, इफ समथिंग समथिंग करके था यहाँ पर बीच में, इधर भी था, अब वो उड़ गया है। बोलता है इफ 1/6 ऑफ ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, बी रिड्यूसेस टू इट्स 5/6, व्हाट इज द रेशो ऑफ ए बाई बी? ये बताओ आप क्या होगा, ये आप ही लोग बताओगे क्योंकि दिस इज वेरी इजी। बताओ जल्दी फटाफट, फरहान बोलो। ऋषभ तुम हो यहाँ पर? हाँ जी सर। हाँ तुमको रहना है लास्ट तक। हाँ जी। कीर्ति, शिफाली भगत, रुचिका, नफीसा, बताओ जल्दी से। इतना आसान क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो तुम लोग। अरे तुमको एक चीज यहाँ नजर आ रहा है कि 1:1 का रेशो नहीं होगा। नहीं होगा कि टोटल 6/6 मतलब अरे अगर तुम ए का 1/6 कम कर रहे हो बी से, तो बी भी 1/6 कम हो जा रहा है ना। तो आप बोलोगे 1/6 ऑफ ए इज इक्वल टू 1/6 ऑफ बी, तो 1:1 का तो रेशो बन गया।
यस सर। हाँ सर। इसीलिए पूछा था ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों से। ये क्वेश्चन देखना ही नहीं था, मतलब फटाक से बोल देना था 1:1। खैर चलो प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यही सब चीज़ें चल रही हैं, जो कुछ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताया हूँ, बस उसी पे ध्यान देना है आप लोगों को ना। अब जैसे बोलता है ए बैग हैज़ 51.25 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 रुपी नोट एंड 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशो ऑफ 3:5:7। तो होता क्या है, जैसे 3:5:7 के रेशो में आपके पास ये कुछ पैसे हैं, और ये आपको दिए हुए हैं 2 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 2 रुपी के मैं 3 कॉइन लेता हूँ तो कितने रुपए बनेंगे? 6 रुपीज़, है ना? 2 इंटू 3। अगर मैं 50 पैसे वाले 5 कॉइन लेता हूँ तो कितने रुपए बनेंगे? 2.5 रुपीज़, ठीक है। और अगर मैं 25 पैसे वाले 7 कॉइन लेता हूँ तो बनेंगे 1.75 रुपीज़। अब हो क्या रहा है कि अगर मैंने 3 कॉइन इसके रखे, 5 इसके रखे, पर 7 इसके रखे, तो मेरे पास जो अमाउंट बन रहा है ना, इतना ही बन पा रहा है सिर्फ। तो 6 प्लस 2.5 प्लस 1.75 कितना बनेगा? 10.25, ऐसा कुछ बन रहा है, Yes, sir. 10.25. ठीक है। तो 10.25 अगर बन रहा है, और टोटल आपको जो अमाउंट बनाना है वो कितना बनाना है? 51.25, ठीक है। तो आप अगर इसको 10.25 से डिवाइड करते हो तो आपको ना इससे मल्टीप्लायर मिल जाता है 5। क्यों? इस तरह से कोई ना आपको ना 5 बार रखने पड़ेंगे, जिससे कि तुम्हारा जो आंसर है, वो पैसा है, वो 51.25 रुपीज़ बन जाएगा। तो अगर तुम्हारा मल्टीप्लायर 5 मिला है तो यहाँ पर आप जो है 5 कोइन से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ 3x प्लस 5x प्लस 7x करके क्यों नहीं अमाउंट रखा? क्योंकि ये कोइन थे और ये पैसा था, है ना। तो मुझे जो है ना यहाँ पर कोइन के हिसाब से ही देखना है कि अगर मैं इस फॉर्म में कोइन रख रहा हूँ 3, 5 और 7, तो यहाँ 6 रुपये, यहाँ 2.5, यहाँ 1.75। तो एक बार अगर इस तरह की मैं डिनोमिनेशन रखता हूँ तो 10.25 रुपीज़ बन रहा है ना। अगर मैं 3:5:7 के रेशो में रखता हूँ तो ये बन रहा है 10.25। अगर मैं 6:10:14 के रेशो में रखूँगा तो ये डबल हो जाएगा, 20.5। अगर मैं इसको 9:15:21 के रेशो में रखूँगा तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 30.75। तो बार बार इस तरह से स्टेप वाइज बढ़ाने के लिए मैंने क्या करा, 51.25 को ही 10.25 से डिवाइड कर दिया, ये देखने के लिए ये ऐसी इस तरह के ट्रांजैक्शन कितनी बार होंगे। तो ये बोलता है कि 5 बार होंगे, मतलब हर कोइन आपको 5 बार टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स रखने पड़ेंगे। तो आपने बोला 3 × 5, 5 × 5, 7 × 5। तो अब बोलोगे ये वाले कोइन होंगे 15, ये कोइन होंगे 25 और ये कोइन होंगे 35। रेशो आपका अभी भी सेम है, लेकिन इन सब का जब आप पैसा निकालोगे तो आपका 51.25 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। अब बोलता सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन a school are in the ratio 5:7:8। मैथ, फिजिक्स एंड बायोलॉजी ये है तुम्हारा 5:7:8 के रेशो में। बोलता देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दीज सीट्स बाय 40%, 50। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ इंक्रीज्ड सीट? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है ये। इसमें 40% बढ़ाओ, इसमें 50% बढ़ाओ और इस वाले में 75% बढ़ा दो। तो इसका 40% होता है तुम्हारा 2, तो 2 इंक्रीज करोगे 5 में तो 7 हो जाएगा। इसका 50% होता है 3.5, 3.5, 10.5। इसका 75% होता है 6, ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा। तो ये वाला आपका न्यू रेशो बन जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाओ, इधर 0 लगा लो। 70:105:140, इसको डिवाइड करोगे तो ये 14 आ जाएगा।
ये 21 आ जाएगा, और ये तुम्हारा 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 28 आना चाहिए ना। ये 28 आ गया, ये अभी भी 7 से कट 4 रहा है। से या डायरेक्ट 7 से कटेंगे तो 2:3:4। वहां भी अगर आपको दिखता कि वो 7 से कट रहा था तो ऊपर भी कट कर सकते थे, बट मुझे 5 इजीली दिख रहा था। चलो, बोलता है इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर। ये मैं क्वेश्चन अभी बता चुका हूँ आप लोगों को पीछे ना। यस सर। 1 को जहाँ 1:2 बनाना था, बस मैंने डेटा 60 की जगह 120 ले लिया था। अप्रोच सेम। चलो बताना इसको सॉल्व करके क्या होगा जरा इसका आंसर। कितने लीटर इसमें ऐड करेंगे? देन क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज। ये तो मैं अभी करवाया था, ये तो बता दो जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन भी नहीं बताओगे ना तो मैं दुखी हो जाऊंगा फिर। फोर्टी। हम्म, 40 क्यों आ रहा है तुम्हारा? जैसे 2:1 है ना, तो ये वाला 40 लीटर और ये 20 लीटर। और इसमें ऐड क्या कर रहे हो? पानी ऐड कर रहे हो, तो कांस्टेंट तो वाटर है ना। और ये नया रेशो 1:2 बन जा रहा है, तो ये 1 की वैल्यू अगर 40 है। तो कांस्टेंट मिल्क है ना सर? मिल्क है ना सर, वाटर तो वाटर कैसे? बढ़ रहा है वाटर ना। हैज टू बी एडेड सर, क्वेश्चन में तो वाटर हैज टू हाँ, बी तो एडेड। द मिल्क, रेशियो मैं मिल्क ही कांस्टेंट रख रहा हूँ ना। आपने वो वाटर बोला आप इसलिए। अच्छा, बोल गलत दिया होगा, पर मैं इधर ही रख रहा हूँ। मिल्क ही कांस्टेंट है आपका, वाटर आपका इंक्रीज हो रहा है। तो कांस्टेंट वाला क्वांटिटी आप 1 का वैल्यू 40 अगर रखते हो, तो 3 का टोटल सॉल्यूशन का कितना आ जाएगा? 40 × 3, 120 ना। इनिशियली ये 60 था, मैंने 60 माइनस किया, तो 60 लीटर वाटर ऐड करोगे ना आप। ठीक है, चलो। ये भी कुछ उस टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी पीछे किया था, बैग कोइंस वाला। 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, 5:9:4 के रेशो में 206 रुपये बनाता है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच टाइप रिस्पेक्टिवली। कर लोगे इसको? ये सेम है बिल्कुल वैसे जैसा क्वेश्चन, मतलब इसमें 1% भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। बोलो। यस यस सर। सर। यस सर। चलो, अब बोलता था डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 10 एंड द रेशो बिटवीन देम इज 5:3। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो आप बोलोगे 5:3 रेशो है, और इनका डिफरेंस यहाँ तो 2 है, लेकिन वो 10 होना चाहिए, तो 2 10 के बराबर हो जाएगा, ये हमने कल बताया था। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5, और ये मल्टीप्लायर हो जाएगा, तो 5 × 5 25, और 5 × 3 15, और 15, और इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा? 375। ये इनका प्रोडक्ट आ गया। बोलता है एन अमाउंट ऑफ 735 इज डिवाइडेड अमंग एबीसी, ईच ऑफ देम हैड रुपीज। बोलता है कि अगर इन सबको अगर 20 मिला होता, इन सबको अगर 25 लेस मिला होता, तब इनका रेशो 1:3:2 होता। ठीक है,
वैसे 35 है, 735 है, और सभी को अगर 25 लेस मिला होता है तो रेशो होता है 1:3:2। तो अगर मैं 75 माइनस कर दूं 735 में से, तो इसका सम आ जाएगा ना तीनों रेशो का। मतलब अगर मैं क्या करता हूँ 735 माइनस 75 कर देता हूँ अगर, तो कितना बनेगा बताना ये जरा। सर 660। 660. ठीक है, ये जो सम बचेगा ये इन रेशो के बराबर बच जाएगा ना अब। यस सर, तो 6x इज इक्वल टू 660 हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 660, तो 110। तो x का वैल्यू आ जाएगा 110, और उसको यहाँ तो मल्टीप्लाई करो, तो एक आएगा 110, एक आएगा 330, एक आएगा 220। ठीक है, अब तुमको पूछा है द मनी रिसीव्ड बाई सी वॉज। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये 220 आया ना तो इसका 220 आंसर मत करना, यहाँ पर 25 ऐड करना मत भूलना। 245। एक्चुअल में जो रिसीव हो रही है वो 245 हो रही है। यहाँ पर सिर्फ एक इफ की कंडीशन दी हुई है, इफ एंड बट वाली, कि अगर ऐसा होता है तो, बट ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में 245 मिलना है उसको। ये तो जस्ट हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ हिंट देते हैं लोग। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, बोलता है ए मैन इज 24 ईयर ओल्डर देन हिज सन। मैंने बताया था ना कल प्रॉब्लम ऑन एजेस के क्वेश्चन। आइए बड़ा लॉजिक सा क्वेश्चन है। ए मैन इज 24 ईयर ओल्डर देन हिज सन, इन 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज। क्या बोलोगे इसको? जैसे एक तो तुम लोग शांत इतना रहते हो ना, मतलब तुम लोग वैसे मतलब कंजूस हो गया बोलने के मामले में भी। जैसे मैं बोला 24 ईयर ओल्डर है अगर फादर, तो फादर का जो एज है का जो डिफरेंस है सन से, वो कभी कम तो नहीं होगा ना 24 से। ठीक है, और yes, बोला कि आफ्टर 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। मतलब 2 years के बाद ना वो 1:2 के रेशो में हो जाएंगे। ठीक है, और इनमें डिफरेंस कितना है? 1 का ना, और 1 का डिफरेंस आपका जो है वो 24 साल के बराबर रहेगा, क्योंकि इनमें अगर 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है तो उनकी एज में जो है 24 ईयर का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है न्यूमरेटर वाला पार्ट हो जाएगा 24 ईयर्स, डिनोमिनेटर वाला हो जाएगा फादर का 48 ईयर्स। ये हो गया तुम्हारा सन इज टू फादर का। ठीक है, अब तुमको बोला कि आफ्टर 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस। मतलब ये जो एज आ रही है ना सन की 24 साल, ये 2 साल बाद की है, तो करंट एज कितनी हुई? 20 24 minus 22। 20. 22। बस सारा लॉजिक यही था कि 1:2 का रेशो, मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस होगा एज का वो 24 साल का होगा, और वो 1 का जो डिफरेंस है वही 24 के बराबर है। तो 1:2 का रेशो 24:48 हो जाएगा। और ये अभी वाला बंदा 2 साल पहले पीछे अगर जाना पड़ेगा आपको, तो वो बन जाएगा 22 ईयर्स सन का एज। बोलता द एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice द एज ऑफ हिज सन। ये देन जो लिखा है 10 होगा, ये 10 ईयर हेंस फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस इज। तो वहां पर आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि 10 साल पहले आपका जो रेशो था वो था 1/3, और ये परसेंटेज है, और यहाँ से 10 साल के बाद आपका रेशो ना 1/2 हो जाता है। ये वही कल वाली अप्रोच से सॉल्व करोगे जो मैंने बताया था कि यस यहाँ सर, अगर 2 का है तो इसको भी 2 का बनाओ, इंटू 2। 1/3 है तो ये 2/4 हो जाएगा। डिफरेंस इनमें आपस में 1 का है, और 1 का डिफरेंस कितने के इक्वल है? 10। 20। 10 ये और 10 ये, हाँ भाई 10 साल पास्ट वाले और 10 साल फ्यूचर वाले, 20 का डिफरेंस बना ना।
तो 1 का वैल्यू अगर 20 है तो यहाँ पर सब में मल्टीप्लाई करो, ये वाला 20 ईयर्स, ये वाला 60 ईयर्स, ये वाला 40 ईयर्स और ये वाला 80 ईयर्स। ठीक है, अब तुमको पूछा गया है द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो मुझे एक बात बताओ, 10 साल पहले अगर एज 20 साल थी तो अभी कितनी होगी 30, और ये अभी कितनी होगी 70। तो ये तुम्हारा 30 और 70 का एज तो आ गया, लेकिन अब तुमको ये देखना पड़ेगा किस तरह से उसने बोला है। द एज ऑफ फादर 10 ईयर्स एगो वाज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। तो ये जो है ना फादर को पहले डिनोट कर रहा है यहाँ पर ना, तो अब भी फादर का पहले लेके 70:30 लिखोगे इसको रेशो बताने के लिए। ये हमेशा ध्यान रखना कि किसको पहले पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि कई बार 7:3 और 3:7 दोनों ऑप्शंस में होते हैं। तो ये मत करेक्ट कर देना, ये वाला करेक्ट करोगे क्योंकि स्टेटमेंट में पहले फादर को बोला है। बेशक आप सॉल्व करने के लिए आप इस तरह के उसका यूज करते हो 1:3 और 1:2 का, लेकिन जब बात आती है फादर इज टू सन का रेशो उसने पूछा है तो 7:3 बताओगे आप। ये बोला द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। 6 years ago father age was 5 times the age of the son. After 6 years son's age will be। ये तो बहुत आसान है, बताओ ये तो बता दो। जैसे प्रेजेंट एजेस उनकी 60 साल है, फादर प्लस सन का प्रेजेंट एज 60 ईयर्स है। 6 years ago फादर एज वाज 5 times द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले फादर प्लस सन का जो एज होगा वो होगा 48 ईयर्स। क्यों, दोनों का एज 12 माइनस हो जाएगा उसमें से ना, तो 12 अगर माइनस करोगे तो फादर प्लस सन का जो एज होगा वो होगा 48 ईयर्स। तो 48 ईयर्स जो है वो 5:1 के रेशो में है। अब 48 को 5:1 में आप डिवाइड करो तो 48 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो बचेगा 8, और 8 इंटू 5 करोगे तो ये 40:8 का रेशो बन जाएगा फादर इज टू सन का। ये बोला आफ्टर 6 years सन्स एज विल बी। अब यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देना, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन 60। तो ये जो हमने 48 को डिवाइड किया ना, ये प्रेजेंट एजेस नहीं है, ये 6 साल पहले की एजेस आई हैं, है ना, बोलो। इतनी शांति क्यों है? मुझे लगा कि मीटिंग ही एंड हो गई है। नहीं सर। बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? ये समझ आ रहा है ना तुमको 6 साल पहले का एज आया है। यस सर। यस सर। करंट एज आपका हो जाएगा 14 ईयर्स का। 1 मिनट रुकना जरा, पता नहीं कौन सा पीडीएफ था। चलो फिर जो भी है, रेशो वाला शीट था ना हमारा। सब खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, तुमको समझ आ गया ना। वो मतलब करंट एज जो है वो उसका जो वो आ रहा था, मतलब जो 6 साल पहले का अगर 8 साल आ रहा था तो उसमें करंट एज आपका निकल के आएगा 8 + 4, 8 मतलब 8 + 6 जो है 14 ईयर्स उसका करंट एज आएगा। और उसमें 6 साल बाद का पूछा है तो उसमें 6 और आप ऐड कर दोगे तो 20 ईयर्स उसका आफ्टर 6 ईयर वाला एज होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था शायद, यही है ना। 6 ईयर एगो का एज था 8, 6 आप उसमें ऐड किए तो 14 किया, और अगेन 6 ऐड करोगे तो 6 साल बाद का आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा 20 ईयर्स। एंड दैट्स ऑल। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बताओ, एनीवन? नहीं है किसी को डाउट? चलो फिर सब लोग फुर हो जाओ, बस एक ऋषभ को रहना है यहाँ पर, बाकी सब लोग आउट हो जाओ। बाय। थैंक यू।
हाँ ऋषभ, यस सर। बताओ तुम्हारे जो डाउट तुम भेजे थे वो बताने ना। हाँ जी सर। वैसे तुम ना ऐसे ही कर लिया करो, मतलब जैसे डाउट भेज के ना क्लास के एंड में जो टाइम बचता है ना, 5-10 मिनट लगता है डाउट बताने में ना, तो पूछ लिया करो उस टाइम पर। अब बार बार 2-3 डाउट के लिए 3-4 दिन रुकना तो बेहतर नहीं है ना। हाँ जी सर। एक्चुअली मैं सर आपकी जो अभी जो लाइव क्लास चल रही है वो मैं अटेंड नहीं कर रहा, बट मैं फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के हम्म। वही कर रहा हूँ सर एक्चुअली अभी तो। जैसे 8:30 वाला तो कर पाते हो ना तुम क्लास? हाँ 8:30 वाला मैं कर लेता हूँ सर। तो 8:30 वाला कर लिया करो, मतलब जैसे अब तुम कल का क्लास करते हैं ना, तो आज की क्लास और कल की क्लास में ना रेशो परफेक्ट हो जाता है। हम्म। ठीक है, खैर चलो कोई बात नहीं, वो दोबारा होता रहता है। हाँ जैसे सर। तुम्हारा एक क्वेश्चन है तुम्हारा, हाँ जी। बोलता ए मैन परचेज्ड सम आर्टिकल एट 3-4 रुपीज 4। बोलता 3 आर्टिकल खरीदता है 4 रुपए के, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, एंड सोल्ड देम एट 4 रुपीज 3। 4 आर्टिकल 3 रुपए के सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब तुमको इस सेल में तुमको एक चीज तो क्लियर नजर आ रहा होगा कि लॉस हो रहा है हमें ना, कि एक तो हम प्रोडक्ट भी बढ़ा रहे हैं और पैसा कम कर रहे हैं सेल करने के टाइम पे। ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है ना। यस सर। तो इस तरह के केस में हम हमेशा क्या करते हैं कि 3 और 4 को ना सेम बना लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स को सेम बनाते हैं। यस हालांकि सर। प्राइस सेम करने से भी आ जाएगा, बट प्रोडक्ट को सेम बनाते हो तो ज़्यादा इजी रहता है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ 3 और 4 का कॉमन क्या हो जाता है, 12 हो जाता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 12 बनाने के लिए यहाँ अगर मल्टीप्लाई 4 करता हूँ तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यस सर। और यहाँ अगर 3 करूँगा तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। तो इससे मुझे पता चलेगा 12 आर्टिकल मैंने परचेज किए 16 रुपीज़ के, यस सर। और वही 12 आर्टिकल मैंने सेल किए कितने के, सिर्फ 9 रुपए के। हाँ जी। तो मुझे 7 का लॉस हो गया। और हाँ लॉस में किस पे चेक करता हूँ, सीपी पे, क्योंकि 16 रुपए मेरा सीपी था। ये वाला यस। सीपी है, ये वाला एसपी है। तो 7/16 इंटू 100 हम कर देते हैं, तो ये मेरा लॉस परसेंटेज आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो जैसे 8/16 तुम्हारा होता है 50%, तो 7/16 हो जाएगा तुम्हारा 42 3/4%, इस तरह से कुछ आएगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, by what percent must the cost price be raised in fixing the sale price in order that there may be a gain of 20% after allowing a discount of 10%? ठीक है, हाँ सर। तो जैसे मैं क्या करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन में, मैं ना सीपी एज्यूम कर लेता हूँ, हाँ कॉस्ट सर। प्राइस। तो यस। जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट प्राइस मैंने ले लिया 100 रुपये, हाँ सर। और मुझे इस पे 20% का अगर प्रॉफिट है, तो एसपी कितना बन जाएगा, 120 रुपीज़। ठीक है, और उसके बाद जब एमआरपी वाली साइड आती है ना, तो एमआरपी वाली साइड को मैं इस साइड से सॉल्व करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि एमआरपी लिया मैंने 100%, और उस पर मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितने का बनेगा, 90% का। हाँ सर। ठीक है, यस और सर। ये कॉमन है, ये तुम्हें गिवन है 120 रुपीज़, है ना। तो आप बोलोगे कि 90% अगर 120 के बराबर है, एमआरपी का 90% अगर 120, तो एमआरपी कितना होगा, 120 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/3, और 4/3 होता है 133 1/3। तो तुमको 100 रुपये का सीपी 133 1/3 पे सेट करना पड़ेगा, जिससे कि अगर तुम 10% का डिस्काउंट भी देते हो तब भी तुमको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि 33 1/3% का आपका उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ऋषभ। ठीक है सर, बट इसमें से जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं हाँ देखो कि मैं बताता हूँ, बोलता बाय व्हाट परसेंट मस्ट द कॉस्ट प्राइस बी रेज इन फिक्सिंग द सेल प्राइस in order that there may be a gain of 20% after allowing a discount of 10%। 10%। ठीक है, तो मतलब इसको ना मैं दो साइड से लेके जाना था, एक सीपी वाली साइड से, एक एमआरपी वाली साइड से। तो सीपी वाली साइड से जब मैं लेके गया तो मैंने बोला कि 120 बन गया। एमआरपी वाली साइड से मुझे देखना पड़ेगा, जब मैंने सीपी प्राइस में ले लिया ना, तो एमआरपी मुझे परसेंटेज में लेना पड़ता है। ठीक है,
ठीक है सर। ये मैंने बोला 100%, 10% का डिस्काउंट किया, तो 90% का आप सेल कर रहे हो, और वो आपको 120 आप निकाल चुके हो उस साइड से। तो 120 अगर 90% के बराबर है तो तुमने 100% का वैल्यू निकाला 133 1/3। अब मैं बताता हूँ तुम्हारा डाउट कहाँ पर आ रहा होगा। तुमको बोला है इन फिक्सिंग द सेल प्राइस, इन फिक्सिंग द एमआरपी होना चाहिए कायदे में वो। वही सर। हाँ, वो इसीलिए तुमको डाउट लगा होगा वो। हाँ कि वो, क्योंकि आप एमआरपी पे डिस्काउंट देंगे ना सर, तो फिर जाके हाँ, होगा। तब सेलिंग प्राइस बनता है, ठीक है, वो तुम्हारा सोचना परफेक्ट है। अब जैसे बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, बोलता है कि ए मैन परचेज्ड आर्टिकल्स एट 5 फॉर ₹6 एंड सेल 6 फॉर ₹5। ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है ना, सेम है ना इसके जैसा। हाँ सर। सर इस क्वेश्चन में जो है बोलना चाह रहे हैं, यही बोलना चाह रहे हैं ना कि सर इसने 5 आर्टिकल 6 रुपए में खरीदे, या 5 हाँ, नहीं आर्टिकल, नहीं, एक 5 आर्टिकल के। आर्टिकल 6 रुपए में। अच्छा आर्टिकल्स एट 5 फॉर ₹6, मतलब 5 आर्टिकल 6 रुपए के, ठीक। और फिर 6 आर्टिकल 5 के सेल कर दिए। तो उसमें ठीक है। मैंने क्या बोला था कि आर्टिकल सेम बना के उसके हिसाब से प्राइस देख लो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और ठीक है जो भी सर। कम या ज्यादा आ रहा है वो प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम सीपी पे निकाल देते हैं। सो सर ठीक है सर, ये समझा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डाउट है, ये तुम्हारा जैसे बोलता द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ n पेन्स। अच्छा, ये तुम्हारा ठीक है क्वेश्चन। जैसे बोलता था कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन्स, ये क्वेश्चन ये मैं तुम्हें एक बार वो बता देता हूँ कि जैसे अगर मैं बोलता हूँ ना कि सीपी ऑफ 10 पेन्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स, इस तरह से क्वेश्चन होता है जैसे, ठीक है। यस सर। तो वहां पर तुमको पूछता है कि प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, इनको ना एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम इसका कितना होगा, 10 और 12 का 60। तो मैंने बोला कि अगर मैं 60 रुपये खर्च करता हूँ टोटल, तो 10 रुपये, अगर 10 पेन खरीदता हूँ मैं 60 रुपये में, तो एक पेन का कॉस्ट कितना है, ₹6 पर पेन। हाँ जी। और 12 पेन अगर मैं सेल करता हूँ, तो मैं कितने का सेल कर रहा हूँ, एक ₹5 का। हाँ जी। तो मैंने 6 रुपये का खरीदा और इसको 5 का सेल किया, तो तुम बोलोगे ₹1 का लॉस हो गया, ₹1 का। और वो आप 6 पे काउंट करते हो, आपने बोला 1/6 विच इज 16 2/3%, ठीक है। और आप डायरेक्टली भी ऐसे देख सकते थे कि जैसे सीपी ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू एसपी ऑफ 12 पेन, का मतलब होता है कि जितने रुपए में मैंने 10 पेन खरीदे ना, उतने ही रुपए वापस आने के लिए मुझे 2 पेन एक्स्ट्रा सेल करने पड़े, है ना। हाँ जी। कि मेरी जेब से तो 12 पेन का कॉस्ट गया ना, हाँ जी। और बट जबकि मिला मुझे 10 पेन का ही। निकला मुझे 10 का, तो 2 पेन का लॉस हो गया ना मुझे 12 पे। हाँ जी। तो वहां भी तुम बोल सकते हो कि 2/12 इंटू 100 इज इक्वल टू 16 2/3%। अब जैसे तुम्हारा क्वेश्चन इसी का रिलेटेड है, बोला कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ n पेन। जैसे बोलता है कि सीपी ऑफ 10 पेन्स इक्वल टू एसपी ऑफ n पेन्स। बोलता है इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 40%, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। देखो अप्रोक्सीमेटली बोला उसने। अब जैसे अगर तुम ये देखोगे, अगर 10 पेन उसने खरीदा, ठीक है, जिस प्राइस पे उसने 10 पेन खरीदा, उसको n पेन सेल करने के बाद वो प्राइस मिल रहा है कोई भी x क्वांटिटी, ठीक है, और उसको 40% का लॉस हो रहा है, ये अप्रोक्स में बोल रहा है। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि 10 से तो ज्यादा सेल किया होगा ना इसने, उसी सेम अमाउंट में 10 से ज्यादा क्वांटिटी सेल किया होगा, तभी तो लॉस हो रहा है ना। हाँ जी सर। तो कितना सेल किया होगा बताओ। इसका आंसर क्या है, वैसे तुम्हारे पास आंसर की है, सर है एक से। आंसर बताओ इसका। 14 है कि 13 है।
14 है सर। 14 ना, हाँ जी। लेकिन अगर 14 हम उस हिसाब से अगर देखेंगे ना तो कुछ गड़बड़ है फिर, क्योंकि तुम देखो ना, अगर तुम 10 पेन किसी क्वांटिटी में परचेज करके और अगर तुम 14 पेन सेल कर दे रहे हो, है ना, हाँ जी। एक मिनट, अगर तुम 10 खरीद के अगर तुम एन का वैल्यू 14 रखते हो, 14 पेन अगर सेल कर दे रहे हो, तो तुमको 4 पेन का लॉस होगा ना, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं हम, 4 पेन का लॉस होगा आउट ऑफ 14, है ना, इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2/7, और 2/7 तो मेरा सिर्फ कितना बनता है, 28, 4/7% ही बनता है ना, तो ये तो 40% के अप्रोक्स में नहीं बन पा रहा ना, और लॉस तो मुझे उधर ही देखना होता है, जैसे मैंने बोला ना यहाँ पर कि मैंने 10 की जगह 12 पेन सेल किए थे और 2 पेन का मुझे लॉस हुआ था आउट ऑफ 12 पेन्स, तो मेरा 1/6 आया ना, और 1/6 को मैंने प्रूव भी किया है यहाँ पर कि मैंने यहाँ से 6 रुपये प्राइस बना और यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 5 बना, और उससे मैंने देखा कि 1 का लॉस हो रहा है आउट ऑफ 6, तो वो 1/6 सेम आ रहे हैं दोनों केस में। तो उस तरह से अगर मैं ये 10 रख के यहाँ 14 रखता हूँ अगर एन का वैल्यू, तो ऑब्वियस है कि लॉस हुआ है, लेकिन लॉस तो फिर 40% का नहीं बन रहा ना, तो या तो मतलब क्वेश्चन में कुछ स्यापा है इसमें, मैं एक बार चेक करूंगा इसको, ठीक है। मुझे क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, 49 में आपको व्हाट्सएप पे 49 शीट 1 में, ठीक है। मैं एक बार ना इसे चेक कर लूंगा क्वेश्चन को, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में ही ना, ठीक है सर, इसको देख लीजिएगा। इसमें बाकी लिखा सर है, अभी, तुमने क्वेश्चन नंबर डाल के भी भेजा है 49। हाँ जी, हाँ बताओ। बाकी सर मैं अभी ऐसे ही कर रहा हूँ, मैंने कई बार आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप बेटर बता पाएंगे। अभी सर जिसमें अभी क्लास नहीं अटेंड कर पाता हूँ, तो फिर मैं अभी मैथ्स की स्पेशली, क्योंकि आपसे मैथ्स की बेटर एडवाइस मिलेगी, तो मैं जो आपके यूट्यूब पे लेक्चर हैं और अंकिल सर के भी हैं, तो मैं आपके देख लेता हूँ लेक्चर और फिर उसके हिसाब से शीट सॉल्व कर रहा हूँ। अभी तो सबकी लेवल 1 लेवल 2 कर रहा हूँ, तो इतना मेरे ख्याल से काफी इनफ है ना सर? हाँ टिस के लिए इनफ है। हाँ सर, टेस्ट, और मैं दूसरा एक और है जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर, उसके लिए भी टारगेट कर रहा हाँ हूँ। एनएलयू वो ना पीपी वाला। हाँ जी। तुम ना बस एक काम करा करो, जैसे हमारे ना टच में रहो बस, हाँ और कोई जी। प्रॉब्लम अगर आ रहा है ना तो उस प्रॉब्लम को पूछो और उसमें टाइम नहीं खराब करना है। अगर तुमको जिस दिन प्रॉब्लम आता है ना, अगर उस दिन प्रॉब्लम तुम मुझे शाम को 4-5 बजे तक भी भेज दोगे ना अगर, तो फिर मैं वो इवनिंग में वो प्रॉब्लम तुम्हें ना क्लास के बाद 5-10 मिनट लगा के 10-15 मिनट लगा के डेली बता दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना। ठीक है सर। तो प्रॉब्लम आता है, जैसे तुम्हारा डाउट था 3-4 दिन पहले, तो हाँ जी। मुझे लगा कि क्लास रखेंगे रखेंगे, अब हाँ जी। क्लास रखने के चक्कर में ना 3-4 डाउट के चक्कर में ना वो डिले होता रहता है। हाँ तो वो उससे तो सर। बेहतर है कि 8:30 वाली क्लास करके करा करो, और उसके बाद में लास्ट में ना 5-10 मिनट में अपने डाउट पूछ लिया करो, एक बार दिन में भेज दिया करो मुझे ना, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, ये कर लूंगा। और अभी उसमें एक सीआई में और डाउट था, सीआई का सर एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा आपसे पूछ लेता हूँ। पूछो। आपको फोटो भेजूँ या मैं आपको क्वेश्चन मैं रिसाइट कर देता बताओ, हूँ? मैं बता दूंगा कि क्या है, बताओ। On a sum of money, the simple interest for 2 years is rupees 660. ऑन ए सम ऑफ मनी, The simple interest for 2 years is rupees 660. अच्छा 2 इयर्स के लिए 660 सिंपल इंटरेस्ट है SI। हाँ जी, while the compound interest is rupees 696.30. कंपाउंड इंटरेस्ट 696.30, 30. ठीक है। The rate of interest being the same in both the cases, the rate of interest is, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम इन बोथ द केसेस, ठीक हाँ है। सर। जैसे जैसे मैं नेट पे भी देखा था सर, इसमें वो कुछ अलग से लॉजिक था कि उसने सीआई और एसआई को माइनस करके वो कुछ निकाला था, तरीका हाँ था कोई, मैं बता रहा हूँ कैसे होता है, वो जैसे समझ पता नहीं आया। क्या है, सुनो। हाँ जी। जैसे 2 साल के लिए अगर तुमको 660 रुपीज का वो मिल रहा है SI, तो SI तो फिक्स होता है ना दोनों साल का, हाँ जी। तो तुम 2 साल का बोलोगे, एक साल का 330 और दूसरे का भी 330। हाँ और जी सर। SI और CI में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि इस वाला जो, जैसे ये फर्स्ट ईयर है हाँ जी। और ये सेकेंड ईयर है, हाँ जी। तो फर्स्ट ईयर में तो प्रिंसिपल के ऊपर चार्ज होता ही है ना, हाँ जी। और उसके लेकिन इंटरेस्ट पे सेकेंड भी ईयर में चार्ज। क्या होता है कि प्रिंसिपल पे तो लगता ही लगता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 660 के ऊपर जितना भी ये सम गया
कितना गया है 36.30, हाँ जी ये इतना एक्स्ट्रा है ना 36.30, तो सर, ये ये जो 30 36.30 बना है ना, ये इस वाले इंटरेस्ट के ऊपर बना होगा, क्योंकि ये अच्छा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा होगा ना, क्योंकि ये जो 330 है ये तो लगेगा प्रिंसिपल पे, और इसके आगे जो 36.30 लगा होगा ना वो इस वाले इंटरेस्ट पे होगा, फर्स्ट ईयर वाले। सेकेंड ईयर वाले भी क्यों नहीं सर, मतलब मैं एक बार इसको फ्लो में लिखता हूँ, जैसे एक तरफ SI और एक तरफ मेरा CI, ठीक है। तो मैं ऐसे बनाता हूँ इसको, जैसे फर्स्ट ईयर में होता क्या है कि ये 330 मिलता है इसको किसी प्रिंसिपल पे, ठीक हाँ है। जी हाँ जी सर दूस और CI की अगर बात करते हैं तो इसे भी तो फर्स्ट ईयर में 330 ही मिलेगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल पे लग रहा है। यस सर दूसरे साल में क्या होता है, SI पे तो वापस प्रिंसिपल पे लगना है 330 ही, यस सर लेकिन CI पे क्या होता है सेकेंड ईयर में, प्रिंसिपल पे तो 330 लगेगा ही लगेगा, प्लस इसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है, यस सर और वो लगा 36.30, है ना। हाँ सर, तो पर हमें कैसे पता चला कि 36.30 इस पे मतलब हमने कैसे लिखा? 696.30 माइनस 660 करोगे ना, CI माइनस SI का डिफरेंस देखोगे ना, हाँ सर उससे निकला ये 36.30, इतना एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना ये। हाँ, मतलब ये कह रहा है कि ये फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे पैसा ये लगा इंटरेस्ट। हाँ, ये जो 36.30 लगा है ये फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर मिला है ये। हाँ जी तो अब मुझे रेट मिल जाएगा ना कि 36.30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 330 इंटू 100, हाँ जी तो इससे रेट निकल जाएगा मेरा बस। हाँ ओके तो ओके कितना सही। आएगा, 36.30 डिवाइडेड बाई ये 11 से निकल जाएगा, कट जाएगा सर। 11% आ रहा है, पूरा 11% आ रहा है ये ना, क्योंकि ये 30 हो जाएगा, इसको कट करो, ये 100 कट कर दो यहाँ से, 11 3 ये 330 हो जाएगा, और इसको कट करोगे तो 11 आ जाएगा। 11 ऐसे निकाल लेते हैं ठीक है ये सर। हमारा, हाँ, ठीक है। हमारी क्लास देखी होगी तुमने CI की ना। हाँ सर, मैंने आपकी देखी थी, मैं आपके वाले फॉलो कर रहा हूँ। तो इसमें भी सर जैसे कि सीआई और एसआई में भी मैंने सही तो कर लिया, सीआई भी ऑलमोस्ट मेरा हो गया, और इसकी एक और शीट थी जो कंबाइन थी सर, तो सीआई और एसआई की, तो एक बार जो कि देखो हमने जो वो बना रखी है ना लेवल 1 एंड लेवल 2, शायद हाँ सर SI CI में लेवल 1 है भी नहीं, एक ही शीट है बस, तो उसी को बना लो बस। मैं दिखा देता हूँ कौन सी शीट है। लो जैसे ये ना, एक तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट, दो शीट है सर ऐसे ही इसमें सिंपल। हाँ सर, एक तो ये है और एक सीआई की ऐसी है। तो ये वाला तो सिंपल इंटरेस्ट का शीट, हाँ हाँ, ये तो व्हाट सिंपल विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अननोन अमाउंट ऑफ 68,900। है। यस सर। एक तो ये बना लेना सिंपल इंटरेस्ट का, और ये एक ही शीट है बस, हाँ सर, ये तो कर ली थी, और ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो गई थी। हाँ जी, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट वाली जो है वो, लेफ्ट में आपके ये रही। ये वाली, ये वाली की मैं क्वेश्चन पूछा था इसी में इन्हीं से। दो को अगर तुम बना लो तो इसके पर्सपेक्टिव से मतलब मोर देन इनफ है वो। अच्छा, तो एक और है सर इसमें, उसमें हेडिंग है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट लेवल 2 अरे वो उनकी होगी फिर, वो कैट कैट वैट। की होगी, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो टेस्ट में इतना मतलब ये इतना लेवल का नहीं आएगा क्या सर? इसमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता भी नहीं है वो, बट हम फिर भी कह देते हैं कि इतना बना लो थोड़ा थोड़ा सारे उसका ना, हाँ सर ठीक है। ठीक है सर। तो एक चीज और सर, लास्ट बताओ। मैंने आज आपका वो टाइम डिस्टेंस वाला भी जो क्लास थी वो भी मैंने कर ली थी। तो हम्म, सर अभी जो आपकी थी नहीं सर टाइम वाली, और जो वही मैंडे वाली हाँ वो भी करी, तो सर अभी मेरा, अभी टाइम। मैं इस
किस हिसाब से चलूं सर? मेरा परसेंटेज एवरेज और ये प्रॉफिट एंड लॉस और CISI हो गया और ये मैंडे वाला भी हो गया, तो अब क्या करना चाहिए सर? अभी ना तुम रेशो करो और उसके बाद DI शुरू कर दो। DI का मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? जो उधर आपने जो ये लेक्चर दिया DI हुआ जो होता है ना, परसेंटेज और एवरेज और रेशो के बेस पे ही होता है DI ना पूरा। हाँ जी हाँ जी तो तुमने परसेंटेज एवरेज पढ़ा हुआ है, हाँ जी रेशो का तुमको थोड़ा सा आइडिया हो ही गया होगा जैसे आज तुमने क्लास किया है। हाँ, DI काफी में आइडिया। बहुत ज्यादा कोई टिपिकल रेशो नहीं पूछता, बस पूछता दो क्वांटिटीज गिवन है उनका रेशो क्या होगा। तो जब तुमको ये तीनों चीजें पता है ना, अब तुम DI करना शुरू कर दो, क्योंकि DI का अपना बहुत बड़ा रोल है वहां पर ना। अच्छा, तो DI में उधर से करूँ जहाँ पे यूट्यूब पे तुमने लेक्चर दिया हुआ उधर से ही सर? हाँ कोई दिक्कत नहीं, वहां से कर लो, ठीक है। यूट्यूब पे लेक्चर से कर लो। उधर एक बार देख लो, तुमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा DI का। अदरवाइज DI के लिए तो लेक्चर की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हाँ परसेंटेज एवरेज और रेशो अगर आपको आता है तो DI फिर आराम से हो जाता है। ठीक है सर, समझ रहा हूँ। चलो ठीक है सर, फिर थैंक यू सो मच सर। चलो भाई।